हेलो गाइस, माय नेम इज सद्दाम लेनार्डो कैप एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रिफिथ्स पे। ग्रिफिथ्स बुक के सहारे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, जिसमें हम अभी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और फिगर आउट कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ कैन यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड आज जो इस पॉपुलर टॉपिक में एक पॉपुलर सा एग्जाम्पल है, हम उसे करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है ग्रिफिथ्स का। हमारे पास अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस पे हो, मीन्स डैट इनसाइड इस स्फेयर के कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्जेस हैं वो सरफेस पे हैं। तो इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ आपको निकालना है। आप यहाँ देख सकते हैं इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, ये हमारा जॉब है। तो फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, हमने निकाल लिया है पहले से ही कि जो हम इंटीग्रल डिफाइन करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, हमें देखना है कि फ्रॉम हियर टू हियर पॉइंट P टू पॉइंट O द लेंथ इज Z एंड फ्रॉम हियर देयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज हियर। देयरफॉर यहाँ पे हम मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस है एट पॉइंट P, ये क्या है हमारा R है, तो dq/r² एंड r हैट। अब आप देख सकते हैं इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो r हैट है, एक आर्बिट्री डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन है मे बी अल्फा। तब बाय सिमेट्री आप देख सकते हैं, चाहे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सरफेस पे ले लें, चाहे यहाँ ले लें या यहाँ ले लें या कहीं भी ले लें इन सरफेस, आपको इस साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता हुआ नहीं दिखेगा। ड्यू टू सिमेट्री दे विल कैंसिल ईच अदर। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी, मीन्स अल्फा Z हैट की डायरेक्शन में मिलेगी। तो हम r हैट को डिकम्पोज कर सकते हैं लाइक दिस, r हैट मैग्नीट्यूड ऑफ r हैट cos अल्फा इन Z डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। देयरफॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज dq/r² cos अल्फा Z हैट। वेरी गुड, इट इज आर नाउ प्रॉपर डेफिनेशन। आपको पता है ये जो इंटीग्रेशन हो रही है वो क्या हो रही है, चार्ज पे हो रही है, मतलब सोर्स ऑफ चार्ज कहाँ पे है, dq है। पर dq जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं कि अच्छा हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं लेके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना लेके हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, इस एक्स वाई जेड सिस्टम को ना लेके हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, स्फेरिकल सिस्टम को लेके, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये जो एक्स वाई जेड है वो हमारी एक्स वाई जेड ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएगी, r, थीटा एंड फाई। अब आप बोलेंगे ऐसा चीज़ हमने क्यों किया, इसका सबसे ज़्यादा रीज़न है हमारा जो इंटीग्रल हो रहा है वो dq सोर्स है, और सोर्स कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक स्फेयर पे है। देयरफॉर जो dq है एक स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स dA। और ये जो एरिया है, जो एरिया का इंटीग्रल होगा वो कहाँ होगा, वो ऑन द सरफेस होगा। देयरफॉर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वी नीड टू यूज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये पता नहीं है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी एक वीडियो बनी हुई है जो पुरानी है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे मैंने कवर कर रखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ मैंने अच्छे से बता रखा है किस तरह से हम किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी जानना है कैसे होगा तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है स्फेरिकल वाला, तो उसका जो लेंथ एलिमेंट है हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए dl एक लेंथ एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे dr वेक्टर, ओके, प्लस r d थीटा, थीटा हैट, प्लस r साइन थीटा d फाई, फाई हैट। dr वेक्टर कहने का मतलब कि ये एक पोजीशन वेक्टर आपने कह लिया, बिकॉज पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हैं ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये मेरा क्या है, ये हमें दिखाता है r हेड को। जो थीटा है वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में यानी वर्टिकली वो वेरी करेगा, फ्रॉम 0 टू पाई वो वेरी करता है वर्टिकली, ओके। 0 टू पाई क्या करेगी, वो वर्टिकली वेरी करेगी। एंड सेकंड हमारे पास क्या आता है, एक फाई आता है, जो फाई आपका यहाँ से यहाँ वेरी करेगा। ये हमारी एक एंगल होती है फाई जो 0 टू 2 पाई वेरी करती है। तो मैं अभी लिख देता हूँ आपको, ये जो r है वो वेरी करता है कहाँ से, 0 टू r, जो कांस्टेंट r है इस पूरे स्फेयर का। थीटा जो वेरी करेगा वो हो जाएगा 0 टू पाई वेरी करेगा, एंड फाई जो है वो 0 टू 2 पाई।
मे बी आपको ऐसा, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसे ताकि आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, बट आपको अगर फुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए देन यू हैव टू सी माई वीडियो। ओके, तो अब आप ये बोल सकते हैं हमें लेंथ एलिमेंट मिल गया, तो हमें पता है कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। एरिया एलिमेंट में कैसे निकालूं? एरिया निकालने के लिए क्या होता है कि सरफेस पे जो इस ओनली सरफेस होता है, एक हॉलो है, तो बेसिकली ये जो आर है वो कांस्टेंट होता है, तो डी आर गेट्स जीरो, और ये डी आर ओनली हमें देगा क्या, सीधे कांस्टेंट आर। तो कांस्टेंट आर, तो यहाँ पे जो एरिया का होता है वो सिर्फ दो चीज़ें आएंगी यहाँ पे, थीटा और फाई आएंगी, ठीक है। सिर्फ थीटा और फाई का कंट्रीब्यूशन होगा, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये जो आर स्मॉल दिख रहा है वो आर कांस्टेंट हो जाएगा एंड डी थीटा, फिर ये जो आर दिख रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा देन साइन थीटा डी फाई एंड थीटा डॉट फाई। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, नॉर्मल है, देयरफॉर दिस प्रोडक्ट थीटा डॉट फाई, बिकॉज ये रोटेशन वाला काम होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको 1 दे देगा। और इन सम एरिया वेक्टर जो आता है हमेशा कहाँ आता है, वो आर हेड की तरफ आता है ना। सो थीटा क्रॉस फाई हेड विल गिव्स यू आर हेड, बिकॉज दे आर सिंपली दे आर लाइक एक्स क्रॉस वाई विल गिव यू जेड हेड, दैट इज थिंग। तो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, आर हेड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो डी ए कैन बी रिटन इज लाइक दिस। अब ना यू कैन आस्क दैट ओके यू नो, हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होती है वो 4 पाई आर स्क्वायर होती है स्क्वायर का, क्या आप यहां से निकाल सकते हैं वो चीज? मैं कहूंगा ऑब्वियसली मैं निकाल सकता हूं, बिकॉज आई नो अगर हम इस एरिया का पूरा इंटीग्रल कर दें तो मेरे को मिलेगा एरिया, वेक्टर लिखना है नहीं लिखो, तो आर स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, साइन थीटा यहाँ आएगा, देन डी थीटा और डी फाई। ये एक मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है। तो इस मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को करने के लिए हमें पता है इसका फाई थीटा एंड आर को आपको इंडिपेंडेंट रखना है, इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो इंडिपेंडेंटली होगा 0 to पाई। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास मिल गई आर स्क्वायर, साइन थीटा का आपको पता है माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है 0 to पाई, एंड 2 पाई माइनस 0 विल गिव यू 2 पाई, एंड कॉस पाई माइनस 0 को हम क्या ले सकते हैं, कॉस पाई माइनस 0 को हम ले सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, कॉस पाई की जो होती है -1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, तो आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया यार, है ना। तो ये क्या हो गई बात, बेसिकली नहीं, बिकॉज ये आपने गलत किया। मान लीजिए ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो यहाँ होगा -1 एंड cos 0 -1, तो माइनस माइनस 1 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो माइनस है वो माइनस रहेगा, तो इस माइनस को आप पहले बाहर निकाल लो। cos पाई इज -1 एंड cos 0 इज माइनस ऑफ -1, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। या सो दिस एरिया एलिमेंट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली, अच्छा आप ये बोलोगे कि क्या वॉल्यूम भी यहां से हम निकाल सकते हैं? चलो, फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग वी कैन इजीली से दैट ओके या वी कैन ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इज, आपको पता है कि जितने भी हमारे पास लेंथ एलिमेंट है उनको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ हियर आर कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट, आर इज नो लॉन्गर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ये नहीं होगा। तो मैं यह करूंगा, लिखूंगा क्या, डी आर, देन आर डी थीटा, देन आर साइन थीटा डी फाई। अब वॉल्यूम एक क्या होता है, कोई वेक्टर नहीं होता इसमें, आप सिर्फ कर दो। और ये जो बिकॉज ये लेंथ एलिमेंट का है, वॉल्यूम लेंथ वॉल्यूम है, तो हम अगर वॉल्यूम निकालना है तो इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे मेरे को। देयरफॉर यहाँ आर स्क्वायर डी आर 0 to r, साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई, एंड डी फाई 0 to 2 पाई। ये तो इंटीग्रल आपको पता ही है क्या आएगा मेरा, एक तो आएगा 2 पाई टाइम्स 2, इसका 2 आएगा। अब ये क्या देगा मेरे को, r³ 3, सस्ते में निकल गया ना, 4/3 पाई r³। सो दिस इज द जादू। तो ये एक जादू है, ठीक है ना, क्रिस 3 वाला, क्रिस 1 वाला, वो क्या है, जादू है कि अगर आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का यूज करोगे तो आपकी एरिया, वॉल्यूम ये सब निकल जाएगी, इवन इफ लेंथ एलिमेंट क्या है मेरा वो भी निकल जाएगा। डेट्स वाई आई एम एम्फेसाइजिंग दैट डोंट यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रांसलेट एवरीथिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें बस सोर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको पूरे इंटीग्रल को हम चेंज करेंगे। तो अब आपको पता है कि
हमारी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देयरफॉर डी क्यू इज सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा एक कांस्टेंट है तो सिग्मा को सिग्मा रख दिया मैंने, एंड यहां पे आएगा मेरा आर स्क्वायर डी थीटा साइन थीटा डी फाई। चलिए निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के, डी क्यू को हम लिखेंगे यहां पे सिग्मा आर स्क्वायर डी थीटा साइन थीटा डी फाई ओवर आर स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा जेड हैट। अब मैं आपको फिर से डायग्राम बनाता हूं और यहां पे एक समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो यहां पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने यहां प्रिकॉशन नहीं लिया तो फिर बुरा फंस जाओगे। ये हमारा स्फेयर है और यहाँ मेरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था, लाइक हमने दिखा दिया कि ये था तुम्हारा क्या, मे बी ये y है या फिर ये x है, ये है मेरा z हैट है। और यहाँ से मैंने बोला कि r जितना पे है उसमें ही सारा का सारा क्या है, चार्जेस हैं। और यहाँ देखो मैंने इसलिए लिया था कि थीटा है। जब भी हम r को डिनोट करेंगे तो थीटा हमेशा z एक्सिस से लेंगे, इस एक्सिस से लेंगे, और जो जाएगा 0 टू पाई तक जाएगा। ओके, और फिर हमने यहाँ ये देखा कि यहाँ से मेरे को निकालना है क्या, इस एरिया से मुझे को निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा। ठीक, और फिर हमने यहाँ देखा था कि ये जो है मेरा ये अल्फा है, बट अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे थीटा जो मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि थीटा पे इंटीग्रेशन हो रहा है, अल्फा पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो हमें किसी भी तरह से इस अल्फा को चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करेंगे हम, इस थीटा में किसी भी तरह से लेके आना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है और यहाँ पर हमारे पास अगर एक एक्सिस है तो ये हमारा जाता है एक फाई की तरफ जाता है। तो अब यहाँ देखने वाली बात है कि कॉस अल्फा क्या होगा। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखेंगे कि देखो यहाँ क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। ये मान लिया मैंने x, ये मान लिया मैंने z, और ये रही हमारी r विच इज़ योर थीटा, और ये दूर कहीं मैंने मान लिया कि यहाँ से मेरी जो है इस जगह से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को निकल रही है और यहाँ मेरे को मिल रहा है अल्फ़ा। तो ये जो r वेक्टर है ये अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे इस तरफ विद द हेल्प ऑफ, अगर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया तो इसको ऐसे देखेंगे तो ये आती है मेरी r कॉस अल्फा कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर है इस पूरे ट्रायंगल पे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा मेरे को, ये होती है मेरे को r साइन थीटा मिलता है। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर है और ये z है, ये जो कंप्लीट तुम्हें z दिख रहा है। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक O तक हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास z डिस्टेंस है। ठीक, तो अगर ये z डिस्टेंस है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, z माइनस r कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा ओवर दिस वन, और दिस वन मैंने क्या मान के रखा है, r। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, देयरफॉर दिस विल बिकम योर r। तो कॉस अल्फा मेरा क्या हो गया, यहां से यहां आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये बोलोगे कि यहां पर r मेरा क्या आएगा। अब यहां एक मजे वाली बात है कि r क्या होगा। तो अब हम पूरे ये बड़े ट्रायंगल में लेते हैं, अब इस बीच वाले को हम भूल जाते हैं और एक बड़े ट्रायंगल में आते हैं कि तब क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखना, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसको समझना जरूरी है, तभी आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस या इस तरह के प्रॉब्लम से आप डरेंगे नहीं। ये मेरा क्या है, r है, ये r, ओके, और ये पूरा कंप्लीट मेरा z है। तो अब आपको फोकस करना इसी ट्रायंगल पे। तो इसके बीच एक क्या होती है, एक रूल होती है जिसे कहते हैं कोसाइन रूल। देखो कॉस थीटा फॉर दिस काइंड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जिन जिन के बीच ये एंगल बनता है, हम देखना जिन जिन के बीच ये एंगल बन रहा है उसको हम लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जो साइड मेरा छूट गया उसको हम नेगेटिव कर देंगे, एंड देन 2 इंटू जेड टाइम्स आर। कोसाइन का ये रूल होता है कि जिस जिस साइड के साथ आपका जो एंगल बन रहा है उनको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे, माइनस एक्सक्लूड कर देंगे जो चीज़ नहीं है, ओवर 2zr। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r क्या है, r कैन बी रिटन एज r स्क्वायर इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा माइनस 2zr कॉस थीटा। ओके, ये मेरा इक्वेशन 4 आ गया। तो देखो यहाँ पे r स्क्वायर मुझे मिल गया और कॉस अल्फा की मदद से मुझे ये वाला मिल गया। तो मैं फिर से लिखूंगा E इज इक्वल टू के इंटीग्रल
यहाँ पे मैं लिखूंगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, कॉस साई का वैल्यू, कॉस अल्फा का वैल्यू मैं निकालूंगा, कॉस अल्फा ई जेड माइनस आर कॉस थीटा, है ना, ओवर आर, एंड देन अगेन हियर आर स्क्वायर्ड। ओके, यहां तक आपकी बात क्लियर है? और कुछ छूटा है? मे बी जेड हेड। तो फिर से मैं चेक कर लेता हूं एक बार, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। सिग्मा आर स्क्वायर, तो एक टर्म मेरा छूट गया सिग्मा, एंड अगेन इट इज कांस्टेंट। So here is sigma r square d theta sin theta d phi over r square cos alpha z minus r cos theta over r and z hat। अब मेरे पास क्या आ गया? r क्यूब। तो नीचे मेरी r क्यूब आ जाएगी, तो r स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरफ आएगा, तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूं यहाँ पे k सिग्मा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d phi, एंड हियर विल बी r क्यूब, तो मैं यहाँ लिखूंगा z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2zr cos थीटा टू द पावर 3/2 z hat। ये आपका प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। इट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब आपको पता है इंटीग्रल जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ लेनी है, और हर एक चीज़ आपका कहाँ से आ गया? जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल में आ गया। तो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग कि किस तरह से करना है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया वो इस पॉइंट पे है कि किस तरह से हमें अल्फ़ा को डिकम्पोज करना है और हर चीज़ को लिमिट में लेके आना, क्या थीटा का, कि हम किसी तरह से अल्फ़ा को, बिकॉज अल्फ़ा निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अल्फ़ा कैसे आएगा? तो अल्फ़ा जो डिपेंड करेगा वो कहाँ पे डिपेंड करेगा? सोर्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ कहाँ इस स्फीयर में घूमेंगे। मान लीजिए हम यहाँ घूमेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू चेंज होगा। तो मैंने क्या किया? अल्फ़ा को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया थीटा के रूप में कि बाहर में जा, तो मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। तो वो इनकोडेड कहाँ हो गया? कॉस अल्फ़ा में हो गया। और कॉस अल्फा कहाँ पे इनकोडेड हुआ? जेड माइनस आर कॉस थीटा बाई आर, और आर मैंने यहाँ से निकाल लिया जो मुझे इक्वेशन 4 दे रहा है। अंडरस्टूड द पॉइंट हियर? अब बात आई हमारी प्योर मैथमेटिकल फॉर्म आ गई कि क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि यहाँ बहुत सारा साइन थीटा वगैरह सब दिख रहा है। हैंग ऑन अ सेकंड, एक और चीज़ मैंने टर्म छूट गया, जेड माइनस आर कॉस थीटा, जेड माइनस आर कॉस थीटा, ये चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे आप भारी भरकम चीज़ मिल रहा है, बट पहले हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन चीज़ें कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। डी फाई का अगर इंटीग्रल करेंगे तो वो 0 to पाई देगा, 0 to पाई देगा। तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा एक जेड माइनस आर कॉस थीटा बचा, टाइम्स साइन थीटा बचा, एंड डी थीटा बच रहा है मेरे पास, और ये तो जेड हेड में मिलेगा मेरे को, और यहाँ मुझे मिल रहा है जेड प्लस आर स्क्वायर माइनस 2zr कॉस थीटा ऑफ 3/2। तो समझ में आ रहा है बात? अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें और फिर से रिवाइंड करें मैंने क्या क्या बोल रखा है। तो आप देखिए इसको कैसे हम करेंगे। तो अगर हम जैसे ही पहले नज़र में देखते हैं तो प्यार हो जाता है, लेकिन इसको देखने के बाद हमें मन करेगा कि यार ये क्या है। कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ लिमिट लिखता हूँ 0 to पाई, वैसे कोई काम का तो है नहीं लिमिट, यहाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम लिख देते हैं। अब मैं यहाँ ये करता हूँ कि चलो यहाँ कॉस थीटा मेरे को देखने को मिलता है, यहाँ कॉस थीटा देखने को मिलता है, तो क्यों ना मैं इसको चेंज करता हूँ। लेट u इज इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर du इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा एंड डी थीटा। तो माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा यहाँ मेरे को मिल गया। तो मान लो यहाँ ये सब मैं लिखता हूँ गामा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू गामा टाइम्स, ये सब कांस्टेंट है, कोई काम का नहीं मेरे पास, जेड माइनस आर यू, है ना, एंड साइन थीटा डी थीटा कैन बी रिटन एज डी यू विथ हैविंग माइनस साइन। तो यहाँ प्लस मैं करूँगा, यहाँ माइनस कर दूंगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2zru। अब सारा का जो सारा चीज़ है वो कहाँ ट्रांसफॉर्म होता है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिला कि सब कुछ मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें? साइन थीटा खत्म हो गया, कॉस थीटा खत्म हो गया, और सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया यू के खेल में। और हमने क्या किया? अगर इसको लिमिट आप बिठा सकते हैं तो लिमिट क्या होगा? देखो थीटा अगर मेरा 0 है तो लिमिट मेरा यू क्या होगा? 1। थीटा अगर लेट्स से पाई है तो यू क्या होगा मेरा? -1। तो 0 to पाई तो ये हो जाएगी मेरी -1 बन जाएगी, और ये मेरा बन जाएगा 1। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो कि जेड आर
ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और ये मेरा एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन चुका है। ये सारा का सारा कांस्टेंट है। अब बस आपको करना क्या है, बस किसी तरह से हम इन कांस्टेंट को हटाते हैं। तो ये खेल है एक, हाउ यू आर गोइंग टू प्ले दिस इक्वेशन। तो आर यू माइनस मैंने जेड को लिखना है, जेड स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, 2z आर यू कांस्टेंट है, 3/2 तो लगाना पड़ेगा मुझे, एंड डी यू। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ मैथमेटिका और मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट इसको सॉल्व करने का मैं तरीका देता हूँ, लेकिन मैं इसको करूँगा नहीं बिकॉज ये थोड़ा सा हेक्टिक है। हेक्टिक क्या है कि v इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैंने लिख दिया, और बाकी ये सब सिर्फ लॉग के टर्म में या किसी और के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करने वाला क्या हूँ, गामा 1 माइनस 1, अब मैं यहाँ लिखूँगा आर यू ओवर v माइनस 2z आर यू 3/2 u, क्योंकि u से मेरे को मतलब है, v r ये सब कांस्टेंट है, प्लस ऑफ माइनस जेड बाई अगेन v माइनस 2z आर यू। अच्छा, अगर ये मुझे मिल गया तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसे लिखने वाला हूँ कि चलो मान लेते हैं ये पूरे का पूरे क्वांटिटी को y, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू v माइनस 2z आर यू, डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, माइनस 2z आर डेट इज डी यू। ठीक, ऐसा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गामा का गामा मिल जाएगा, 1 यहाँ माइनस 1। ओके, डी यू को मैं देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है आर डी यू, आर डी यू को मैं क्या ले सकता हूँ, डी वाई बाई, तो ये यू तो रहेगा यहाँ पे, माइनस 2z है ना, माइनस 2z तो नहीं होगा, माइनस डी वाई बाई, बिकॉज आर डी यू को हम लिख सकते हैं डी माइनस अब 2z, ये लिखेंगे हम। देखो मैं भी लड़खड़ा रहा हूँ, और मैंने यहाँ करते v माइनस ये, तो मेरा क्या आ गया, ये y टू द पावर 3/2, तो एक तो यहाँ मेरा हल हो गया। अब मैं इसके लिए मान लेता हूँ कि ये कैसा होगा, अगेन ये मैंने मान लेता हूँ कि s इज इक्वल टू वी माइनस, अच्छा ये तो z है, z एक कांस्टेंट है, तो कोई मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2z आर यू, तो डी एस इज इक्वल टू अगेन माइनस 2z आर। अच्छा, यहाँ से ही हम ले लेते हैं ना, क्या ज़रूरत है हमें फिर फालतू का सपोज करने का, तो माइनस जेड। अब यहाँ डी यू बेचारा अकेला हो गया, तो सच में मैंने ठीक किया है ना, ओके। तो ये बेचारा अकेला हो गया, तो जेड डी यू को हम ले सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी वाई बाई 2z आर, तो ये मेरा 2 लिखा हुआ है, 2z आर ओवर y टू द पावर 3/2। पहली बात, ये जेड जेड कैंसिल, क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पे u को कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे u मेरा क्या आ जाएगा, u कैन बी रिटन एज, तो u को हम यहीं लिखते हैं, है ना, तो गामा 1 माइनस 1 ये सब इंटीग्रल के अंदर है। तो u को मैं लिखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, v माइनस वाई ओवर u कैन बी रिटन एज 2z आर टाइम्स, और यहाँ माइनस है, देयरफॉर यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, सॉरी यहाँ तो नहीं लगा सकता हूँ मैं, यहाँ मैंने लगा दिया माइनस, दैट इज डी वाई बाई 2z ओवर y टू द पावर 3/2, एंड यहाँ हम ले सकते हैं 1/2 आर डी वाई टू द पावर y 3/2। देखो ये चीज़ है। अब देखो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, और बेसिकली मैं इतना सारा काम करने वाला हूँ नहीं, और मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर मैं मैथमेटिक्स यूज़ करता हूँ, जो एक इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेट, डायरेक्ट मैं वहाँ बैठाता हूँ, जेड माइनस आर यू, यू मेरा एक वेरिएबल है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r जेड यू टू द पावर 3/2 कॉमा यू, तो मुझे मिलता है एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट लाइक माइनस आर प्लस यू जेड ओवर जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ इस तरह से, है कि नहीं। तो क्या यहाँ लिखना पॉसिबल है? तो ये आप कर सकते हैं, और आपको ट्राई करनी चाहिए कि कैसे लिखेंगे, बिकॉज आपकी एग्जामिनेशन है और मैं ये सब करूँगा नहीं, अदरवाइज इट विल टेक अनदर टाइम। ये मेरा इंटीग्रल आ गया, और मुझे यहाँ लिमिट बैठा देना है कहाँ से कहाँ तक, 1 to -1 टाइम्स गामा, बिकॉज गामा तो है। तो ये इंटीग्रल मैंने कौन सा इंटीग्रल किया, ये मैंने इंटीग्रल ये वाला इंटीग्रल कर डाला कि आर यू माइनस जेड, तो जेड माइनस आर यू था ना,
तो हैंग ऑन अ सेकेंड, मैंने सही लिखा था कि नहीं, आर यू माइनस जेड, तो स्टिल मैं इसको चला सकता हूँ आर यू माइनस ऑफ जेड, तो मे भी कुछ चीज़ चेंज आएगी, या आर माइनस यू जेड आ जाएगा फिर मेरे पास। तो ये जो आंसर है इसको अगर मैं देखता हूँ तो आर माइनस यू जेड आएगा मुझे। this will be again a nice thing, r minus uz. Okay, beautiful. And in gamma is there, therefore this is your electric field. So electric field can be written as, चलो हम पुट करते हैं इनके लिमिट्स को। पहला लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ आएगा मेरा r प्लस जेड। ग्रेट, क्योंकि u में मुझे पुट करना और कहीं तो पुट नहीं करना। जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगेन यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 rz। अब यहाँ माइनस आर माइनस जेड बाई जेड स्क्वायर, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2rz। ये तो a प्लस बी का स्क्वायर में आ गया जी, गामा। देन अगेन गामा, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, r प्लस जेड। वेरी गुड, जेड स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास r प्लस जेड स्क्वायर। चलो मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ अभी, जेड स्क्वायर। नाउ यहाँ तुम्हें डिपेंड करेगा कि तुम यहाँ पे किसको बड़ा लोगे किसको छोटा लोगे, बिकॉज तो इसीलिए मैं इसको लिखूँगा जेड माइनस आर का मॉड्यूलस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ, बिकॉज जेड माइनस आर भी हो सकता है और आर माइनस जेड भी हो सकता है। दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसे हम क्या करेंगे, तो ये तो मुझे भी पता नहीं कि हम कैसे क्या करेंगे। हाँ कर सकते हैं। हियर इट इज़ वन प्रॉब्लम, लाइक अरे यार ये तो स्क्वायर रूट था ना, तो ये तो तुम्हारा नहीं आएगा। आर प्लस जेड बाई आर जेड और आर माइनस जेड बाई अगेन आर माइनस जेड। तो आप समझ लो कि यहाँ पर मेरा सिर्फ आएगा 1, और ये आर माइनस जेड जो है वो आर माइनस जेड को यहाँ रखो और ये मॉडुलस में ले लो, बिकॉज आर माइनस जेड यहाँ होगा। तो अब ये डिपेंड करेगा, ये मेरी हो जाएगी 1 माइनस 1 बाई आर माइनस जेड, therefore it is dimensionless quantity, it is 1 minus 1 by r minus z। तो ये हो गई आपकी सिग्मा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा तो यहाँ हो गया मेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट k क्यू बाई 2z स्क्वायर 1 minus 1 by r minus z which is in z direction। So if r is greater than z means it is in inside of the sphere। कि अगर आप निकाल रहे हो इनसाइड में तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कूल। And if it is outside, like r is less than z, therefore we are seeing here that it is z, it is varying with z। और ये कैसा आएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो r माइनस जेड है और ऊपर में भी r माइनस जेड है, तो यहाँ हमें कूल रहना पड़ेगा, r माइनस जेड और दिस वन। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं है r माइनस जेड। तो अगर r माइनस जेड अगर हमारा बड़ा हुआ तो r माइनस जेड 1 माइनस 1 इज 0। तो इन साइड मेरा क्या हो जाएगा, अगर r बड़ा है तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, कोई चार्ज तो है नहीं, 0 हो जाएगी। और आउटसाइड अगर हम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक r माइनस जेड r माइनस जेड। तो इफ z इज ग्रेटर देन दिस वन इज माइनस नेगेटिव ऑफ इट, और ये जो हमारा होगा वो मॉडुलस हमारा पॉजिटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर आउटसाइड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आउटसाइड विल बी k क्यू by 2z square is 1 plus 1 that is 2, so k q by z square। कूलम्ब लॉ नहीं आ गया, इस तरह कूलम्ब लॉ वेरी करता है। So this gives us the complete proof of this result, and after this we will learn more about what are the other techniques we can invent to find the electric field if we don't do। अगर हम नहीं करते हैं ये कूलम्ब लॉ तो हम करेंगे क्या, गॉस लॉज में। गॉस लॉज को हम किस तरह से एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस कैसे यूज़ करेंगे, कर्ल कैसे यूज़ करेंगे, उन सब का स्टडी हम बड़े बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो ये वीडियो और ये मैथमेटिक्स जो हमने किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप इसे ज़रा ध्यान से करें और मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखें जहाँ मैंने बात कर रखा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज सिद्धांत मिलाना टू कैप साइनिंग आउट।